अगर हम मानव मस्तिष्क के इतिहास को देखें तो इसका विकास सवाना के खुले मैदानों में हुआ था। हमारे पूर्वज मतलब खाने की तलाश में रोजाना 10 से 12 मील पैदल चलते थे। हाँ, और जंगली जानवरों से बचते भी थे। बिल्कुल, वो अपने बदलते भौतिक वातावरण को देखकर सीखते थे। अब जरा उस मस्तिष्क की तुलना आज के हमारे लाइफस्टाइल से करें। बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। वही जैविक संरचना जो खुले मैदानों में भागने के लिए बनी थी, आज एक छोटे से क्यूबिकल में फंसी है। नीली रोशनी वाली स्क्रीन के सामने बैठकर दिन में 8 घंटे बिना हिले डुले हम काम कर रहे हैं। सही बात है। और फिर मतलब हम हैरान होते हैं कि हम इतने थके हुए, इतने तनावग्रस्त और जानकारी के बोझ तले दबे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं। ये जो असंतुलन है ना, जिसे विज्ञान में हम इवोल्यूशनरी मिसमैच या विकासवादी बेमेल। हाँ, विकासवादी बेमेल कह सकते हैं। यही असल में हमारी आज की इस गहन चर्चा के केंद्र में है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से विचार कर रहे हैं वो है 8 ब्रेन रूल्स। जो कि बहुत लोकप्रिय है। बहुत ज्यादा। देखिए, अक्सर लोग उत्पादकता या सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए नए नए ऐप्स ढूंढते हैं या टाइम मैनेजमेंट तकनीकों के पीछे भागते हैं। हाँ, कोई नया हैक मिल जाए बस। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत विशेष रूप से इसका जो परिचय है उत्पादकता के पीछे का दिमाग, वो हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा। मतलब हम इसे अपनी सुविधानुसार प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये एक जैविक अंग है। इसके कुछ बहुत ही सख्त जैविक नियम हैं जो लाखों सालों के विकास क्रम में तय हुए हैं। अरे वाह, तो ये कोई मशीन नहीं है। खैर, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह तो है, लेकिन विडंबना ये है कि ये किसी यूजर मैनुअल के साथ नहीं आता। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई मैनुअल नहीं है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य उन तथाकथित माइंडसेट हैक से बहुत आगे जाना है। हम ये समझना चाहते हैं कि नई जानकारी को ग्रहण करने, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने और मानसिक थकावट से बचने के लिए मस्तिष्क वास्तव में कैसे और क्यों काम करता है। सही। और जो लोग लगातार नई चीजें सीखते हैं उनके लिए ये एक तरह का जैविक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। तो चूंकि आपने अभी विकासवादी इतिहास का जिक्र किया था, तो चलिए सबसे पहले इसके सबसे बड़े विरोधाभास से शुरू करते हैं। शारीरिक गतिशीलता बनाम डेस्क जॉब। नियम 1 और 2। हाँ, स्रोत का दावा है कि शारीरिक गतिविधि का सीधा संबंध हमारे सोचने की क्षमता से है। लेकिन मतलब जरा सोचिए, भौतिकी के जटिल समीकरण सुलझाने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई मैराथन तो दौड़ नहीं रहे थे। हाँ, ये तो है। तो फिर ये शारीरिक व्यायाम दिमागी काम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे तो लगता था कि सोचने का काम आराम से बैठ के ही सबसे अच्छा होता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। ऐसा लगता तो है कि कुर्सी पर बैठकर ही सबसे गहरा चिंतन हो सकता है, लेकिन तंत्रिका विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। अच्छा, क्या कहानी? देखिए, जब हम व्यायाम कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ जिम जाकर बाइसेप्स बड़ा करना नहीं है। जब कोई इंसान शारीरिक रूप से सक्रिय होता है तो मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि आराम और सक्रियता एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, लेकिन असल में वो मिलकर काम करते हैं। हाँ, असल जादू तब होता है जब शरीर BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन छोड़ता है। BDNF? ये क्या करता है? आप इसे मस्तिष्क के लिए मिरेकल ग्रो या जैविक खाद कह सकते हैं। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाने तक सीमित नहीं है, ये वास्तविकता में मस्तिष्क की संरचना को बदल रहा है। बिल्कुल। BDNF वास्तव में नई मस्तिष्क कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसे न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और ये विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस में होता है, जो हमारी सीखने की क्षमता और याददाश्त का मुख्य केंद्र है। अब विकासवादी दृष्टिकोण से सोचें, हमारे पूर्वजों को सबसे ज्यादा दिमागी तेजी की आवश्यकता कब होती थी? शायद जब वो शिकार कर रहे होते थे या किसी नए जंगल में रास्ता खोज रहे होते थे। एकदम सही। यानी जब वे शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय होते थे तभी उन्हें सबसे तेज निर्णय लेने होते थे। ओह, तो जीव विज्ञान ने शारीरिक गति को हमारी दिमागी तीक्ष्णता के साथ जोड़ दिया है। हाँ, और आज जब हम लगातार 8 घंटे अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हैं तो हम मूल रूप से अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, कोई चुनौती नहीं है, आराम करो। और इसीलिए लंच के बाद दोपहर होते होते वो दिमागी धुंध या ब्रेन फॉग छाने लगता है। बिल्कुल। दिमाग सोचता है कि अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है।
मतलब व्यायाम कोई ऐसा काम नहीं है जो हम अपना काम खत्म करने के बाद बस वजन कम करने के लिए करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वास्तव में अगले दिन के दिमागी काम के लिए हमारे हार्डवेयर को अपग्रेड करने की प्रक्रिया है, जैसे हम स्मार्टफोन को अपडेट करते हैं। बहुत सही तुलना है। और हार्डवेयर को अपग्रेड करने की बात करें तो हमारी संस्कृति में एक और बड़ा भ्रम है, नींद। ओहो, नींद। इस पर तो सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। हाँ, आजकल के हसल कल्चर में कम सोने को एक तरह का मेडल माना जाता है। हम सुनते हैं ना, जो सोता है वो खोता है, जो कि पूरी तरह से बकवास है। लेकिन स्रोत सामग्री तो नींद को आराम का नहीं बल्कि सक्रिय काम का हिस्सा मानती है। ये कैसे काम करता है? मतलब जब हम बेहोश पड़े हैं बिस्तर पर तो दिमाग क्या कर रहा होता है? नींद को समय की बर्बादी समझना शायद आधुनिक समाज की सबसे बड़ी भूल है। जब हमारा शरीर सो रहा होता है तब मस्तिष्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन जैविक सफाई प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम, ये कैसे काम करता है? देखिए, दिन भर जब मस्तिष्क की कोशिकाएं काम करती हैं तो वो एक प्रकार का मेटाबॉलिक कचरा पैदा करती हैं। इसमें एमाइलॉइड बीटा जैसे जहरीले प्रोटीन भी शामिल होते हैं। एक सेकंड, वही एमाइलॉइड बीटा जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जुड़े हैं? एकदम सही पहचाना आपने। सच में? हाँ, अब जब हम गहरी नींद में होते हैं तो मस्तिष्क की कुछ खास कोशिकाएं वास्तव में आकार में सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं? हाँ, इससे कोशिकाओं के बीच की जगह बढ़ जाती है और फिर मस्तिष्क का जो द्रव होता है वो इस सारे कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है। अरे वाह! तो अगर हम स्मार्टफोन वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो नींद फोन को रीस्टार्ट करके उसका कैशे क्लियर करने जैसी है, एक जैविक वॉशिंग मशीन की तरह। बिल्कुल। इसके अलावा नींद के दौरान ही मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को छांटता भी है। जो महत्वपूर्ण है उसे अल्पकालिक से दीर्घकालिक स्मृति में डालता है और जो बेकार है उसे डिलीट कर देता है। हाँ, उसे मिटा देता है। तो अगर कोई इंसान लगातार अपनी नींद में कटौती कर रहा है तो वो केवल थका हुआ ही नहीं है, उसका दिमाग सचमुच उस जैविक कचरे से भरा हुआ है और वो नई यादें बनाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई कंप्यूटर जिसका कैशे मेमोरी फुल हो गया हो, बैकग्राउंड में 100 टैब खुले हों और फिर भी हम उससे कोई भारी सॉफ्टवेयर चलाने की उम्मीद कर रहे हो। बहुत ही सटीक उपमा है। अगर वो जैविक कचरा साफ नहीं होगा तो अगले दिन तंत्रिका कोशिकाएं ठीक से बात ही नहीं कर पाएंगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से गिर जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अच्छी नींद ली है, उसका कैशे क्लियर हो गया है और उसने सुबह व्यायाम करके अपना हार्डवेयर अपग्रेड भी कर लिया। ठीक है, एक ताज़ा दिमाग तैयार है। हाँ, अब वो व्यक्ति ऑफिस जाता है या अपना लैपटॉप खोलता है और एक साथ 10 काम करने की कोशिश करता है। मल्टीटास्किंग सबसे बड़ी समस्या। हाँ, क्योंकि आधुनिक काम की दुनिया तो इसी पर टिकी है, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। मेरा मतलब है, हम सभी गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर सकते हैं या चलते हुए पॉडकास्ट सुन सकते हैं। क्या इंसानी दिमाग एक साथ कई काम करने में सचमुच सक्षम नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। हमें ना स्वचालित कार्यों और संज्ञानात्मक कार्यों के बीच का अंतर समझना होगा। स्वचालित और संज्ञानात्मक? हाँ, चलना या किसी रोज के परिचित रास्ते पर गाड़ी चलाना एक स्वचालित कार्य है। इसके लिए मस्तिष्क के अलग हिस्से काम करते हैं। अच्छा, जो कि लगभग ऑटो पायलट पर होते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने या कोई नई जानकारी समझने की बात आती है तो ये काम हमारे मस्तिष्क के आगे के हिस्से में होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जीव विज्ञान का ये बहुत ही कठोर नियम है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक समय में केवल एक ही जटिल संज्ञानात्मक कार्य कर सकता है। केवल एक? सिर्फ एक। तो जब कोई इंसान ये सोचता है कि वो एक साथ ईमेल का जवाब भी दे रहा है और फोन पर अपने क्लाइंट से बात भी कर रहा है, तो असल में उसके दिमाग में क्या हो रहा है? असल में वो मल्टीटास्किंग कर ही नहीं रहा है, वो टास्क स्विचिंग कर रहा है। मतलब दिमाग एक काम से दूसरे काम पर जा रहा है? हाँ, उसका दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच झूल रहा है, पिंग पोंग की तरह। और हर बार जब दिमाग ऐसा करता है तो उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? हर स्विचिंग के साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की खपत बहुत तेजी से बढ़ती है। इस प्रक्रिया में
थोड़ा समय भी बर्बाद होता है, जिसे स्विच कॉस्ट कहते हैं। ओहो, और शायद यही कारण है कि हम एक साथ कई काम करने के बाद बहुत ज्यादा मानसिक थकावट महसूस करते हैं, भले ही हमने कुर्सी से उठकर कुछ न किया हो। बिल्कुल, वो ग्लूकोज की कमी है। और सिर्फ थकावट ही नहीं, ये जो लगातार स्विच करने की प्रक्रिया है ना, ये मस्तिष्क को खतरे का संकेत भेजती है। खतरे का? कैसे? दिमागी उलझन पैदा होती है, जिससे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि काम का दबाव हमें तनाव देता है, लेकिन असल में हमारे काम करने का तरीका यानी मल्टीटास्किंग सीधे तौर पर हमारे शरीर में तनाव के हार्मोन को पंप कर रहा है। एकदम सही। नियम 3 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं। एक समय में एक काम करने से उलझन कम होती है, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। और यह तनाव कोई छोटी समस्या नहीं है। क्रॉनिक या लगातार बना रहने वाला तनाव केवल हमारी भावनाओं को ही खराब नहीं करता, ये मस्तिष्क की भौतिक संरचना को नुकसान पहुंचाता है। मतलब भौतिक रूप से? हाँ, जब मस्तिष्क लगातार कॉर्टिसोल के प्रभाव में रहता है, तो हिप्पोकैम्पस, वही जो हमारी याददाश्त का केंद्र है, उसके न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। क्या? और वो सचमुच आकार में सिकुड़ने लगता है। रुकिए, तनाव सचमुच हमारी याददाश्त के केंद्र को छोटा कर देता है? हाँ, ये एक पूरी तरह से प्रमाणित जैविक तथ्य है। अरे बाप रे। देखिए, विकासावधि रूप से तनाव की प्रतिक्रिया किसी तात्कालिक खतरे से बचने के लिए डिजाइन की गई थी, जैसे कि कोई शेर हमला कर दे। हाँ, वो तो कुछ मिनटों का मामला होता होगा, भागो या लड़ो। बिल्कुल, वो चंद मिनटों के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन आज की दुनिया में वो शेर लगातार आ रहे ईमेल हैं, फोन के नोटिफिकेशंस हैं और एक साथ कई काम करने का दबाव है। हमारा अलार्म सिस्टम 2400 घंटे बज रहा है। हाँ, और इस स्थिति में दिमाग उच्च स्तरीय सोच या रचनात्मकता को बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पहले इस शेर से निपटना है। तो एकाग्रता यानी एक समय में एक काम करना केवल काम जल्दी खत्म करने की कोई ट्रिक नहीं है। ये असल में दिमाग को ये बताने का तरीका है कि शांत हो जाओ, सब ठीक है, कोई शेर हमारे पीछे नहीं पड़ा है। बहुत खूब। ये तनाव को कम करने का एक सीधा जैविक स्विच है। जब दिमाग शांत होता है, तभी वो नई जानकारी को अवशोषित करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां एक शांत और एकाग्र दिमाग कुछ नया सीखना चाहता है। हम जानकारी पढ़ते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं। स्रोत सामग्री दोहराओ यानी रिपीटिशन और दृश्य सामग्री यानी विजुअल्स पर बहुत जोर देती है। नियम 5 और 6। हाँ, अगर मैं इसके जीव विज्ञान को समझना चाहूँ तो ये कैसे काम करता है? मतलब ऐसा क्यों है कि हम किसी चीज को बस एक बार देखकर हमेशा के लिए याद क्यों नहीं रख पाते? इसे समझने के लिए हमें न्यूरॉन्स और सिनेप्स की दुनिया में जाना होगा। देखिए, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच एक नया कनेक्शन बनता है। लेकिन शुरुआत में ये कनेक्शन बहुत ही कमजोर होता है। हमारा मस्तिष्क बहुत किफायती होता है। वो हर उस चीज को स्थायी नहीं बनाता जिसका हम सामना करते हैं। वरना तो हमारे दिमाग में फालतू जानकारी का अंबार लग जाएगा। दिन भर में हम कितना कुछ देखते हैं। बिल्कुल, मतलब दिमाग डिफॉल्ट रूप से भूलने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, भूलना एक फीचर है, कोई बग नहीं। हाँ, किसी जानकारी को स्थायी बनाने के लिए मस्तिष्क को एक संकेत की आवश्यकता होती है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी जानकारी को बार बार कुछ समय के अंतराल पर दोहराते हैं, जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। हाँ, स्पेस्ड रेपिटेशन, तो उन्हीं न्यूरॉन्स के बीच का सर्किट बार बार सक्रिय होता है। तंत्रिका विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बिल्कुल, बार बार की उत्तेजना से उन न्यूरॉन्स के बीच संरचनात्मक बदलाव होते हैं और वो याददाश्त स्थायी हो जाती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसीलिए परीक्षा से एक रात पहले रटना लंबी अवधि में काम नहीं आता? एकदम सही। क्योंकि हम दिमाग को उन संरचनात्मक बदलावों के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप बस उसे जबरदस्ती ठूस रहे हैं। और इस याद रखने की प्रक्रिया को जो चीज सबसे ज्यादा तेज करती है, वो है जानकारी का स्वरूप। मतलब हम जानकारी कैसे ले रहे हैं? हाँ, और यहीं पर दृश्य सामग्री यानी विजुअल्स की बात आती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि स्रोत कहता है कि दृश्य सामग्री शब्दों को मतलब टेक्स्ट को मात देती है। बिल्कुल मात देती है। लेकिन हम तो किताबों पर निर्भर दुनिया में रहते हैं ना। पढ़ना लिखना तो बुद्धिमत्ता की निशानी माना जाता है। फिर हमारा दिमाग टेक्स्ट पढ़ने में इतना बुरा क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो विकासवादी समय रेखा में पढ़ना और लिखना बहुत ही हालिया घटनाएं हैं।
इंसान लाखों सालों से देख रहा है, शिकार कर रहा है, खतरे को पहचान रहा है, लेकिन हमने लिखना सिर्फ कुछ हजार साल पहले शुरू किया है। ओहो, तो हमारे पास पढ़ने के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है? नहीं है। हमारे मस्तिष्क में पढ़ने के लिए कोई अलग से समर्पित केंद्र नहीं है। जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो क्या आपको पता है कि मस्तिष्क वास्तव में क्या कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है? वो हर एक अक्षर को एक छोटी तस्वीर के रूप में देखता है। सच में? हाँ, वो उसे पहचानता है, फिर अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाता है और फिर उन शब्दों से अर्थ निकालता है। अरे बाप रे, तो टेक्स्ट पढ़ना असल में हजारों छोटी छोटी तस्वीरों को डिकोड करने की एक बेहद स्लो और थकाऊ प्रक्रिया है। बिल्कुल, इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, जबकि एक वास्तविक तस्वीर या दृश्य को मस्तिष्क का विजुअल कॉर्टेक्स एक साथ और पलक झपकते ही समझ लेता है। एक साथ? हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग। इसे विज्ञान में पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहा जाता है। हम जो सुनते हैं या पढ़ते हैं उसका एक बहुत छोटा हिस्सा हमें याद रहता है, लेकिन अगर उसी जानकारी को किसी चित्र, माइंड मैप या वीडियो के माध्यम से दिखाया जाए, जैसे कि ये स्रोत खुद एक वीडियो और ऑडियो बुक के रूप में है। हाँ, तो हमारी याद रखने की दर कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी जटिल विषय को समझना चाहता है तो सिर्फ पन्ने पलटते रहना सबसे अकुशल तरीका है। सबसे धीमा तरीका है। उसे माइंड मैप बनाने चाहिए या दृश्यों का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल। खैर, अब तक हमने देखा कि कैसे सोना, व्यायाम करना, एकाग्रता और दृश्य सामग्री हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को लगातार रोज करते रहने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। स्रोत सामग्री में नियम 7 बहुत ही दिलचस्प है। भावनाएं ही कार्रवाई को प्रेरित करती हैं। इमोशंस ड्राइव एक्शन। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि भावनाएं तो तर्क और काम के रास्ते में आने वाली बाधा हैं। प्रोफेशनल बनो, इमोशनल नहीं। ये एक बहुत पुरानी और सच बताऊं तो बहुत गलत धारणा है। अच्छा? हाँ, हम खुद को बहुत तर्कसंगत प्राणी मानना पसंद करते हैं, लेकिन तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो भावनाओं को प्रोसेस करता है, विशेष रूप से एमिगडाला, वो सीधे तौर पर हमारी याददाश्त और प्रेरणा से जुड़ा है। आप एमिगडाला को मस्तिष्क का एक हाइलाइटर पेन मान सकती हैं। हाइलाइटर पेन? हाँ, जब किसी घटना या जानकारी के साथ कोई मजबूत भावना जुड़ी होती है, चाहे वो बहुत खुशी हो, जिज्ञासा हो या डर ही क्यों ना हो, तो क्या होता है? तो एमिगडाला हिपोकैम्पस को एक रासायनिक संकेत भेजता है कि सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखो। इसका मतलब है कि अगर कोई जानकारी हमारे लिए भावनात्मक रूप से शून्य है, एकदम उबाऊ है, तो दिमाग बस उसे नजरअंदाज कर देगा। पूरी तरह से बिना भावना के मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज ही नहीं करता। डोपामाइन तो खुशी का हार्मोन है ना? लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन डोपामाइन केवल खुशी का रसायन नहीं है। यह प्रत्याशा यानी किसी चीज की उम्मीद और प्रेरणा का रसायन है। अच्छा। अगर किसी काम में कोई भावनात्मक जुड़ाव या कोई उद्देश्य नहीं है तो उस काम को शुरू करना ही पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। तो भावनाएं हमारे इंजन के ईंधन की तरह हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में मान लीजिए किसी को कोई उबाऊ स्प्रेडशीट बनानी है या कोई नीरस सी रिपोर्ट पढ़नी है, अब उसमें वो इंसान भावना कहाँ से लाए? यहीं पर मानव मस्तिष्क की खासियत काम आती है। देखिए, भावना केवल काम से ही नहीं बल्कि उस काम के परिणाम से भी जुड़ सकती है। परिणाम से? मतलब उस काम को पूरा करने के बाद जो राहत मिलेगी या किसी बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ने का जो संतोष मिलेगा, ये भी तो भावनाएं है ना? अरे हाँ, और ये भावनाएं भी डोपामाइन को सक्रिय कर सकती हैं। समझ गई। यानी बिना भावनाओं के हम शुरू नहीं कर सकते। हमें अपने काम को किसी न किसी ऐसी चीज से जोड़ना ही होगा जो हमारे लिए मायने रखती हो। बिल्कुल। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक आखिरी नियम है जो शायद सबसे ज्यादा उपेक्षित है। नियम 8? हाँ, स्रोत कहता है कि दिमाग को ब्रेक की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन हम अक्सर मानते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें बस लगातार काम करते रहना चाहिए। ब्रेक लेने को कामचोरी से जोड़ा जाता है। और ये भी हमारी उसी 9 से 5 काम की संस्कृति का एक और बहुत बड़ा भ्रम है। आप देखिए, जब हम काम से ब्रेक लेते हैं, चाहे वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपनी खिड़की से बाहर देखना ही क्यों ना हो या ऑफिस में थोड़ा टहलना हो, तो क्या दिमाग बंद हो जाता है? नहीं, हमारा दिमाग वास्तव में कभी बंद नहीं होता। इसके विपरीत मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क उस समय सक्रिय हो जाता है। इसे DMN या डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या करता है?
जब हम किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते हैं, तब ये नेटवर्क जागता है। ये वो समय होता है जब मस्तिष्क पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में काम करता है। अच्छा। ये नई सीखी गई जानकारी को हमारी पुरानी यादों के साथ जोड़ता है, नए पैटर्न खोजता है और समस्याओं के रचनात्मक समाधान निकालता है। ओह, तो इसीलिए हमें सबसे बेहतरीन विचार तब आते हैं जब हम नहा रहे होते हैं या बर्तन धो रहे होते हैं। एकदम सही। क्योंकि तब हमारा ध्यान बटा हुआ नहीं होता और वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पीछे से सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल, लगातार काम करते रहना हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को पूरी तरह निचोड़ लेता है। ब्रेक लेना कोई समय की बर्बादी नहीं है। वो इंजन को ठंडा करने की प्रक्रिया है। हाँ, ये वास्तव में जानकारी को प्रोसेस करने का बहुत सक्रिय समय है। अगर आप देखें तो ये जो दिन के बीच में लिए जाने वाले छोटे विश्राम है ना, ये असल में नींद एक का ही एक छोटा रूप है, उसी बड़ी जैविक जरूरत का हिस्सा है। अरे वाह, इस तरह ये पूरा चक्र पूरा होता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो चित्र बहुत स्पष्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। दिमाग कोई निर्जीव मशीन नहीं है जिसे बस प्लग इन किया और लगातार चलाया जा सके। सही कहा। मस्तिष्क को रिचार्ज होने के लिए नींद की वो गहरी सफाई चाहिए, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, और नए न्यूरॉन्स बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम चाहिए। ऊर्जा को बचाने के लिए एक समय में केवल एक काम पर ध्यान चाहिए ताकि कॉर्टिसोल हमारे हिपोकैम्पस को नष्ट ना करे। बिल्कुल। सीखने के लिए अंतराल पर दोहराव और तस्वीरें चाहिए, और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए भावनात्मक ईंधन और बीच बीच में विश्राम चाहिए। एकदम सटीक सारांश चाहिए। और जो भी इंसान इस सूचना के भारी बोझ से खुद को बचाना चाहता है, नई चीजें तेजी से सीखना चाहता है, उसे बस अपने शरीर के इस जैविक मैनुअल का सम्मान करना सीखना होगा। हम अपने मस्तिष्क की प्रकृति के खिलाफ लड़कर कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो शायद थोड़ा बेचैन करने वाला विचार उभर कर आता है। वो क्या? हम ये तो समझ गए कि हमारा मस्तिष्क जैविक रूप से कैसे काम करने के लिए बना है। इसे एक समय में एक काम चाहिए, इसे शारीरिक गति चाहिए, इसे दृश्यों और लगातार विश्राम की जरूरत है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर हमारे दिमाग का विकासात्मक डिजाइन यही है, तो जरा आज के हमारे आधुनिक कार्यस्थलों और स्कूलों के ढांचे को देखिए। लगातार एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना, अंतहीन टेक्स्ट वाले ईमेल पढ़ना, एक ही समय में कई स्क्रीन और एप्स पर नजर रखना, और बिना रुके लगातार प्रोडक्टिव बने रहने का दबाव। तो क्या हमारी ये पूरी आधुनिक 9 से 5 काम की संस्कृति मूल रूप से मानवीय जीव विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है? यह सचमुच एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो उस अंग के ही खिलाफ है जिसने हमें इतना सफल बनाया? यही सोचने वाली बात है। शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आदतों को ही नहीं, बल्कि उस पूरे माहौल को भी चुनौती दें जिसमें हम हर दिन काम करते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री ने निश्चित रूप से हमें हमारे अपने दिमाग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका दिया है।